हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। इसमें पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि। यूरोप का मध्यकालीन परिस्थितियां मनुष्य के चेतना युक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। स्विस इतिहासकार जैकब बुर्कहार्ट की कृति सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली में मान्यता थी कि यह पुनर्जागरण नैतिक एवं बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया था। प्राचीन युग की यूनानी और रोमन सभ्यता के आदर्शों को महत्व दिया जाने लगा, जैसे लौकिक जगत के प्रति आस्था, मानववाद का विकास, रूढ़िवाद के स्थान पर तर्क की महत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य आदि। इतिहासकार पी स्मिथ पुनर्जागरण के समय के कार्य यूरोप में पहले ही विद्यमान थे। 9वीं शताब्दी ईस्वी का कैरोलिंगियन पुनर्जागरण 5वीं से 6वीं शताब्दी के आक्रमण के बाद उत्पन्न हुआ। 12वीं शताब्दी ईस्वी में मानववादी विचारों का विकास, पेरिस व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना, यूनान की धर्मशास्त्रीय और नैतिक ग्रंथों की खोज, सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय 1212 से 50 ईस्वी तक इटली के हैं, पुनर्जागरण के लक्ष्यों का समर्थक था। सिसिली में बौद्धिक एवं साहित्यिक विकास किया। पुनर्जागरण की प्रक्रिया में योगदान, फ्रांस में पीटर आबेलार, इंग्लैंड के रोजर बैकन, इटली के दांते। इन्होंने अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। पुनर्जागरण काल में 14वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में पुनर्जागरण काल इनके बीच माना जाता है। 1350 से 1550 ईस्वी के बीच। पुनर्जागरण का अर्थ है, पुनर्जागरण शब्द से परिवर्तन का बोध होता है, जैसे कि सामंतवाद का पतन, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, बारूद का आविष्कार, कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ, विश्वविद्यालय की स्थापना, प्राकृतिक सौंदर्य। कुछ विचारकों के मत सिद्धांत हैं, जिसमें से डेविड की शब्दों में पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वतंत्र प्रिय साहसी विचारों को, जो मध्यकाल में धर्माधिकारियों द्वारा बंदी बना दिए गए थे, को व्यक्त करता है। फ्रांस के जूल मिशेलेट ने पुनर्जागरण के लिए 2 आयाम दिए हुए हैं। नंबर 1 दुनिया की खोज और दूसरा है मनुष्य की खोज। दुनिया की खोज में 15वीं से 16वीं शताब्दी में अटलांटिक प्रशांत हिंद महासागर को व्यापार के लिए खोजा, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत की खोज हुई व्यापारिक मार्गों के लिए। दूसरी में मनुष्यों की खोज में पोप शाही का अस्वीकृत किया गया, विकसित एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण का अवलंबन। हेनरी एस लुकस पुनर्जागरण से तात्पर्य मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन से है। पुनर्जागरण का अर्थ है इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुई तथा 1600 ईस्वी के पूर्व में यूरोप का अन्य भागों में फैला। इतिहासकार फिशर के अनुसार मानवतावादी आंदोलन का आरंभ धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापे खाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं। हेज के अनुसार पुनर्जागरण शब्द का अर्थ पुनर्जन्म से है।
पुनर्जागरण की परिभाषा कर सकते हैं। पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थीं। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्मूलन आरंभ हुआ जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ। पुनर्जागरण के कारण क्या हैं? जैसे धर्मयुद्ध हुआ था 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए युद्धों जो ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूशलम को लेकर मुसलमानों सेल्जुक तुर्क के बीच हुए को धर्मयुद्ध या क्रूसेड की संज्ञा दी गई है। धर्मयुद्ध के बाद जो व्यक्ति दूसरी सभ्यता से परिलक्षित होकर लौटे वह चर्च की आडंबरों का खंडन किया। पूर्वी यूरोप के ज्ञान ने अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजगणित, दिग्दर्शन यंत्र, कागज आदि ने पश्चिम यूरोप में पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारिक समृद्धि। व्यापार के कारण यूरोप पूर्वी देशों के संपर्क में आया। यूरोपीय जेरूशलम एवं एशिया माइनर के तट पर बस गए थे। समृद्ध व्यापार ने नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंग्लबर्ग, न्यूरेमबर्ग आदि को जन्म दिया। व्यापारी लोग बगदाद, काहिरा, कोर्डोवा आदि के ज्ञान के संपर्क में आए। व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना की क्योंकि चर्च सूद लेने को पाप मानता था। कागज और मुद्रण यंत्र। यूरोपवासी कागज बनाने की कला अरबों से सीखी थी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक टाइप मशीन का आविष्कार किया। कैक्सटन ने 1477 में ब्रिटेन में छापा खाना स्थापित की। इरेस्मस की पुस्तक पहली बार छपी तो 2500 प्रतियां शीघ्र ही बिक गईं। बेकन का कथन है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। बिल ड्यूरा ने लेखन कला के पश्चात मुद्रण कला को ही इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना जिसने बौद्धिक चेतना का सर्वाधिक विकास किया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आक्रमण से अब पूर्वी यूरोप व एशिया के बीच का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के बाद यहाँ के यूनानी विद्वान, दार्शनिक, कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में चले गए। अकेला कार्डिनल बेसारियोन 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा। मंगोल साम्राज्य का उदय 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मध्य एशियाई विजेता चंगेज खान की मृत्यु के बाद कुबलाई खान ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इसमें कुबलाई खान के साम्राज्य में रूस, पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश शामिल थे। मंगोल राजसभा पोप के दूतों, भारत के बौद्धिक भिक्षुओं, पेरिस, इटली तथा चीन के दस्तकारों, भारत के गणितज्ञों, ज्योतिषाचार्यों आदि से सुशोभित था। इस समय पीकिंग, कैम्बुल तथा समरकंद अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए थे तथा इसी युग में पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ।
वेनिस प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया था। मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज एवं मुद्रण, कुतुब नुमा तथा बारूद की सर्वप्रथम जानकारी मिली है। पुनर्जागरण का जन्मस्थली या जन्मस्थान इटली ही क्यों? इसके लिए उदारवादी समाज था यहाँ पे। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली का सामाजिक वर्गों का विकास कुछ भिन्न रूप में रहा। मध्यकाल के आरंभ से प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े भाग में नागरिकों तथा योद्धा वर्ग, जिसने राजनैतिक, सैनिक, सांस्कृतिक नेतृत्व पर एक अधिकार कर रखा था, के बीच सामंती जीवन देखने में नहीं आया। समृद्धि। इटली एक समृद्ध देश था। इटली का समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार था। व्यापार के अरब के व्यापारियों द्वारा एशिया के देशों से लाया गया सामान इटली में ही बिकता था। व्यापारियों की गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई थी। इटली के व्यापारियों ने बाल्कन, प्रायद्वीप, पश्चिम एशिया, बिजंटाइन तथा मिस्र की यात्रा की। अरब तथा ईरान के व्यापारी एक दूसरे के प्रदेश में आते रहते थे। इससे उनकी सोच में परिवर्तन हुआ। इटली में संग्रहालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं जो सांस्कृतिक जीवन के अंग थे। इटली की समृद्धि ने पोप तथा सामंतों की परवाह करना बंद कर दिया था। इटली के व्यापारियों की समृद्धि एवं रहन सहन यूरोप के किसी सम्राट की अपेक्षा अधिक वैभवशाली था। इटली के व्यापारियों ने साहित्यिक योगदान के रूप में कैसिमो मेडिसी और उसके पौत्र फ्लोरेंजो कैसिमो ने अपने धन का उपयोग लगभग 1000 ग्रंथों को एकत्र करने में उनका अनुवाद कराने में किया। इटली के फ्लोरेंस नगर ने दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, एंजेलो, लियोनार्डो विंची, गिबेर्टी, मैकियावेली आदि को दिया। रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली। इटली में ही प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म हुआ, जो इटली के वासियों को अपने रोम सभ्यता की महत्ता की याद दिलाती रहती थी। सर्वप्रथम दांते की रचनाओं में इटली की गौरवशाली सभ्यता व रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। पोप का आवास। रोम, जहाँ पोप निवास करता था, अब भी संपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय देशों का केंद्र बना था। पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की। संत पीटर के गिरजाघर को बनवाया। पोप के कार्यों का प्रभाव अन्यत्र हुआ। लौकिक शिक्षा पर बल। इटली की समृद्धि ने एक नए प्रकार की शिक्षा, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आदि को स्थान मिला। परिणाम स्वरूप शिक्षा में धर्म की स्थिति निम्न हुई। अब शिक्षा में विज्ञान व तर्क पर बल दिया गया। कुस्तुनतुनिया के पतन पर विद्वानों एवं कलाकारों का इटली में प्रश्रय लेना। इटली में इन विद्वानों की बड़ी संख्या में लगता था कि यूनान या कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं हुआ, बल्कि इटली में प्रवचन हो गया। विद्वानों की पांडुलिपियों और ग्रंथों ने पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। पुनर्जागरण की विशेषता। तर्क पर बल। अरस्तु के तर्क शास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। पेरिस, बोलोंगना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों ने तर्क की विचारधारा को आगे बढ़ाया। प्रयोग पर बल। अंग्रेज रोजर बेकन की रचना आपस मेयस में हम ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, वाद विवाद द्वारा और प्रयोग द्वारा। इसमें प्रथम
वाद विवाद से प्रश्न का अंत हो जाता है और हम भी सोचना बंद कर देते हैं, किंतु इसमें प्रमाण नहीं होता। रोजर बेकन प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत था। प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को अकाट्य साबित किया। मानववाद का समर्थन। मानववाद का अर्थ मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना, मानव जीवन को सुधारने और समृद्ध बनाने का प्रयास करना। पुनर्जागरण युग में परलौक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व देना विचारधारा को ही मानववाद कहा गया है। मानववाद के समर्थक मानववादी कहलाए। मानववादियों के जीवन के लक्ष्य में लोगों की भलाई के लिए काम करना था। मानववादियों ने तन मन भावना भाव सुंदर हो। पेट्रार्क अग्रणी मानववादी था। ड्यूक ऑफ मांटुआ ने मानववाद का एक शिक्षण केंद्र स्थापित किया। बुकासित तथा ब्रासियोलोनी पर मानववादी विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इरेस्मस की मानववादी क्षेत्र में अग्रणी है। उसने मानववादियों का राजा कहा जाता है इरेस्मस का मानववादी क्षेत्र में अग्रणी है, उसमें मानववादियों का राजा कहा जाता है। जर्मनी ने हेरक्लियन और मेलांकथन प्रसिद्ध मानववादी विचारक हुए। इटली में जॉन कॉलेट और टॉमस मूर आदि मानववादी विचारकों ने अपने महत्वपूर्ण रचनाओं द्वारा मानव मूल्यों को प्रभावित किया। इंग्लैंड के टॉमस मूर ने अंग्रेजी भाषा में यूटोपिया लिखकर यह प्रमाणित कर दिया कि प्रख्यात मानववादी बनने के लिए इटालवी भाषा का अध्ययन आवश्यक नहीं। 15वीं शताब्दी में मानववादी आंदोलन का महत्व। इटली के मानववादियों ने मानव के बौद्धिक विकास और स्वतंत्र चिंतन में सहयोग दिया। मानववादियों द्वारा किए गए ग्रीक साहित्य में पुनः स्थापना ने चर्च के लेखों और साहित्य पर स्थान लिया। गद्य और पद्य में इस प्रकार रचना आरंभ हुआ कि वर्तमान साहित्य को प्रभावित किया जा सके। इटली के मानववादियों ने उस आलोचनात्मक दृष्टि को जन्म दिया जिससे ऐतिहासिक आलोचना का सूत्रपात हुआ। सहज सौंदर्य की उपासना। यह उपासना भौतिक एवं मानसिक दबाव से मुक्त थी। इटली के कलाकार जैसे लियोनार्दो दा विंची, अल्बर्टी सैनिनी आदि में वैज्ञानिक मानदंडों को लागू करने में विपुल साहित्य का निर्माण किया। लियोनार्दो दा विंची ने लिखा है कि अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना चाहिए, मनुष्य और उसके मन की भावनाओं का। पुनर्जागरण के संदर्भ में कतिपय विचार। आधुनिक विचारक मानवतावाद को ईसाई मानवतावाद मानते हैं, वह धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद नहीं मानते हैं। नेपल्स, मंटुआ, डार्विनो, फेरारा और मिलान में मानवतावाद ने दरबारी चित्रण ग्रहण कर लिया था, लेकिन रोम में मानवतावाद पुरातन के अवशेषों से प्रेरणा लेने वाला और उस पुरातन वैभव को संरक्षण देने वाला था, जबकि वेनिस इटली में यह ग्रीक यूनान के अध्ययन की ओर गहरे झुकाव के साथ कुछ चुने हुए लोगों और विद्वानों के समुदाय तक ही सीमित था। फ्लोरेंस में मानवतावाद ने एक स्वच्छंद और साफ सुथरा रूप लिया था। वेरोना, पाडुआ, रावेना और ऐसे ही अन्य सीमावर्ती छोटे शहरों में फ्रांसीसी मॉडलों और परंपराओं के साथ सहचारिता दिखाई देती है। यह कहा जाता है कि राज्यों की शक्ति के केंद्रीयकरण में पुनर्जागरण की भूमिका उल्लेखनीय है। वस्तुतः राज्य की सर्वाधिकारवादी अवधारणा का पुनर्जागरण से कोई सीधा रिश्ता नहीं था। साधारणतः आर्थिक संपन्नता एवं सांस्कृतिक विकास में सीधा अनुपातिक संबंध मान लेते हैं। नीदरलैंड के एमएस पोस्टा, जर्मनी के डब्ल्यू एबर, इटली के कार्लो शिम्पोला और अमेरिका के जेयू ने जैसे इतिहासकारों ने आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को साथ साथ घटित होने की मान्यता को चुनौती दी है। पुनर्जागरण के पूर्व में ही भूमि की कीमतों तथा जमींदारों के लाभ में कमी आ गई और ब्लैक डेथ 1348 के पश्चात यूरोपीय बाजारों में मंदी आ गई थी। स्वयं इटली में ही ऋणों पर 5 से 8% तक ब्याज दर स्वेच्छा से स्वीकार की जाती थी। तुर्कों
के हाथों कुस्तुनतुनिया की पराजय से यूरोप में पुनर्जागरण माना जाता है। इसके बाद शरणार्थी विद्वान साहित्य का विशाल भंडार यूनानी साहित्य में अपने साथ लेकर गए, जिससे यूरोपीय अनभिज्ञ था। लेकिन अब इस अवधारणा पर प्रहार होने लगा। इटली में यूनानी साहित्य 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही लोकप्रिय होने लगा था। मार्शल क्राइसोलेन ऐसे बिजेंटाइन विद्वानों ने इटली के विद्वानों के आमंत्रण पर 1453 में काफी पहले ही रोम एवं फ्लोरेंस में अपने भाषण दिए थे और भ्रमणशील इटालवी विद्वान कुस्तुनतुनिया गए थे। उल्लेख मिलता है कि ग्वारिनो दा वेरोना 1409 में स्वदेशी यानी इटली लौटते हुए 50 यूनानी तथा लैटिन पांडुलिपि अपने साथ ले आया। जियोवन्नी आरिस्पा 1413 से 23 तक वहां ठहर कर लगभग 200 नई चुनी पांडुलिपियां लेकर इटली गया था। तुर्क आक्रमण के 15 वर्ष पूर्व में मानववादी अकादमी की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार इटली 1453 से पहले ही यूनानी साहित्य से परिचित हो चुका था। पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला और विज्ञान का विकास क्या हुआ? साहित्य के क्षेत्र में यूनानी व लैटिन भाषा भी बाद में मातृभाषा का विकास हुआ है। लैटिन भाषा यूनानी भाषा पहले साहित्य के क्षेत्र में थी, बाद में मातृभाषा का विकास हुआ है। पंडित नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक में कहा है कि इस प्रकार यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की और वे इतनी संपन्न एवं शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने आज सुंदर भाषाओं का रूप धारण कर लिया है। पुनर्जागरण काल के पूर्व में साहित्य की विषय वस्तु ईसाई धर्म का था। बाद में आलोचना मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया। इस समय 3 साहित्यकार, अंग्रेजी लेखक शेक्सपियर, फ्रांसीसी लेखक रेबलास और स्पेनवासी सर्वेंटीज ने कथा वस्तु के विषय में धार्मिक विषय नहीं चुना। इन्होंने मानव जीवन की साधारण घटनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। इटालियन बोकाशियो के डेकमेरोन में पुनर्जागरण युगीन गद्य लेखन को प्रभावित किया। इटालवी साहित्य में नंबर 1 साहित्य एवं साहित्यकार में दांते 1265 से 1321, फ्रांसेस्को पेट्रार्क और जोवानी बोकाशियो। दांते का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। भ्रष्ट न्यायालय ने दांते पर सार्वजनिक निधि हड़पने का आरोप लगाकर फ्लोरेंस में निर्वासन का दंड दिया था। दांते की तुलना होमर से की जाती है। हेड्रिक विलियम वान लून ने द स्टोरी ऑफ मेकाइन्स की रचना की थी। दांते की विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी है।